हेलो बच्चों, मैं ममता जी क्लास 9th एसएसटी के अंदर आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, अपना 9th एसएसटी के अंदर अपन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी का एक लेसन हो गया है, सेकंड लेसन के भी अपन 2 वीडियो पढ़ चुके हैं और उन दोनों वीडियो के अंदर अपन ने हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ा है कि जैसे अपन पढ़ रहे हैं भारत का भौतिक स्वरूप। लेसन का क्या नाम है? फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक स्वरूप, जिसके अंदर अपन को पता है कि भारत के भौतिक स्वरूप क्या है? पर्वत, नदियाँ, पठार, मैदान, समुद्र तटीय क्षेत्र और द्वीप, जिसके अंदर अपन ने हिमालय पर्वत पढ़ लिया है लास्ट दोनों वीडियो के अंदर। अब मुझे नहीं लगता है कि उसकी अभी रिवीजन की आवश्यकता है, तो अब अपन इस लेसन को आगे करते हैं, कंटिन्यूस करते हैं और आज अपन पढ़ते हैं मैदान के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे अपन? मैदान। अब हमारे भारत के ऊपर उत्तरी भाग में सबसे टॉप के ऊपर तो क्या है? पहाड़ है, पर्वत है। कौन सा? हिमालय। हिमालय के साउथ में, लेकिन इंडिया के नॉर्थ में, भारत के उत्तर में जो मैदान है उसको उत्तरी मैदान कहते हैं। इसको उत्तरी मैदान इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये उत्तर में है, लेकिन ये हिमालय पर्वत के दक्षिण में है। तो आज हम पढ़ेंगे इसी उत्तरीय मैदान के बारे में। तो बच्चों, मैदान जैसे ही बच्चों आप सुनते हो एक ग्राउंड, प्ले ग्राउंड, जैसे अपने यहाँ ग्राउंड के लोग, जैसे आप मैदान सुनते हो तो क्या लगता है आपके दिमाग में? क्या पिक्चर आता है? एक बहुत बड़ा समतल एरिया या क्षेत्र। तो हाँ बच्चों, अपन यदि बात मैदान की कर रहे हैं, उत्तरी मैदान की बात कर रहे हैं, अर्थात हिमालय पर्वत के नीचे का सारा भाग जो समतल है उसे ही मैदान कहते हैं। तो मैदान कैसा होता है बच्चों? समतल ढाल वाला होता है। और मैदान बनता कैसे? तो मैं आपको सब पता है कि नदियाँ कहाँ से आती है? सभी नदियाँ हिमालय पर्वत से, हमारे सारे पर्वतों से ही तो नदियाँ आ रही है। उनका उद्गम तो कहाँ है? महान हिमालय के अंदर हिमनद में। तो हिमनद से जब नदियाँ आती है, पहाड़ से जब नदियाँ आती है, तो अपने साथ कंकड़, रेत, मिट्टी, कई सारी गाद, महीन कण, बड़े कंकड़ सबको बहा करके लाती है। लेकिन जब ऊपर से आती हुई जब नीचे आती है तो उनका स्लोप कम हो जाता है, ढाल कम है। कम ढाल की वजह से क्या होता है बच्चों? बहाव भी उसका कम हो जाता है। जितनी तेजी से ऊपर से नीचे आ रही थी उतना बहाव या समतल में नहीं रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो अपने साथ जो पदार्थ लाई थी, वो बारीक मिट्टी है, महीन कण है, शेल कण है ना, उसके बाद बड़े बड़े पत्थर हैं, सारी चीज़ें जिसको अपन जलोढ़ या अवसाद या गाद कहते हैं, वो सब उन एरिया के अंदर जमा हो जाती है और उनके वहाँ निक्षेपण से, वहाँ जमाव से ही बच्चों मैदान का निर्माण होता है। तो मैंने यहाँ पर यही लिखा है कि उत्तरी मैदान क्या है? समतल ढाल वाला एरिया है। और हिमालय के तो साउथ में है, मैंने बताया ना कि हिमालय के तो नीचे साउथ में। और यहाँ पर क्या होता है? नदियों द्वारा लाई गई गाद या जलोढ़ से इसका निर्माण होता है। अच्छा, अब हमारा मैदान, तो हमारा जो 3 भागों के अंदर मैदान बटा हुआ है। जैसे आपने नक्शे की बात करते हैं तो नक्शे के अंदर अपन ने देखा है कि अपना जो इंडिया का जो मैप होता है, लगभग इस तरह का अपना जो ये मैप है। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पश्चिम होता है जिसको अपन वेस्ट कहेंगे, यहाँ उत्तर है, नॉर्थ, और यहाँ पर अपना ईस्ट, पूर्व है। तो ये वेस्ट से लेके ईस्ट तक हमारा मैदान फैला हुआ है, क्योंकि यहाँ तो क्या था? हमारा हिमालय पर्वत था। तो ये जो सारा एरिया होता है वहाँ पर क्या है? हमारा मैदान है। तो मैदान को हमने 3 भागों में बांट दिया है, पश्चिम भाग के अंदर, बीच में मध्य वाला भाग और इधर पूर्वी भाग। तो जो पश्चिम भाग का जो मैदान है वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों से उसका निर्माण हुआ है। जो मध्य मैदान है उसका निर्माण गंगा व उसकी सहायक नदियों से हुआ है। लेकिन उधर जाकर के पूर्व भाग के अंदर जो मैदान का निर्माण हुआ है बच्चों, वो ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों से हुआ है। एक बात आप नोट कर लीजिए कि जो मैदान का निर्माण है वो नदियों से ही हुआ है। तो हमको जब मैदान की बात करते हैं तो हमको नदियों की बात करनी ही होगी, क्योंकि नदियाँ जो अपने साथ बहाव ला रही है, जो मिट्टी ला रही है, जब वो जमता है तभी मैदान का निर्माण होता है। तो बात हो गई अपनी पश्चिम मैदान, मध्य मैदान और पूर्वी मैदान। पश्चिम मैदान के अंदर सिंधु व सहायक नदियों से इसका निर्माण हुआ है, मध्य मैदान का निर्माण गंगा व उसकी सहायक नदियों से हुआ है, और पूर्वी मैदान का निर्माण ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों से हुआ है। अब बच्चों, जब अपन बात करते हैं कि मैदान, तो मैदान के ऊपर क्या है? हिमालय पर्वत, और मैदान के नीचे हमारा प्रायद्वीपीय पठार है। ये जो हमारा यहाँ पर त्रिभुजाकार प्रायद्वीपीय पठार है। तो मैदान कहाँ पर हो गया? हमारा जो ये प्लेन्स है, मैदान है, वो ऊपर तो माउंटेन्स है ना, वो कौन से पहाड़ है? हिमालय पर्वत, और नीचे जो हमारा ये पठार है। तो पठार और पर्वत के मध्य के अंदर मैदान होता है, और इसको बच्चों द्रोणी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे द्रोणी भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रायद्वीपीय पठार के ऊपर है ना, और ऊपर से हिमालय के नीचे है। तो मैदान को क्या कहते हैं? द्रोणी। तो द्रोणी का क्या मतलब हो गया?
पठार और पर्वत के बीच का एरिया, पर्वत और पठार के बीच का एरिया द्रोणी कहलाता है और यही हमारा मैदान है। और बच्चों ये बहुत उपजाऊ होता है। ये क्यों उपजाऊ होता है? क्यों? क्योंकि ये किससे बना है मैदान? नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से। तो नदियाँ आती रहती है, बहती रहती है और हमेशा नई नई मिट्टी उसके ऊपर जमा होती रहती है। तो हमारा जो मैदान होता है वो बहुत ही उपजाऊ वाला भाग होता है। ये खेती अर्थात कृषि की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ भाग है। यहाँ पर खेती बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए बच्चों यहाँ पर लोग भी ज़्यादा रहेंगे। तो ये सघन जलवायु वाला, सघन जनसंख्या वाला भाग होता है। तो प्रायद्वीपीय पठार के ऊपर है द्रोणी, जिसको द्रोणी भी कहते हैं, ये उपजाऊ भाग है। और इसका फैलाव कितना है? 7 लाख वर्ग मीटर में, जो मैदानों का जो फैलाव है वो 7 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर इसका फैलाव है। और ये इसकी जो लंबाई है वो 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है, लेकिन चौड़ाई की बात करो तो 320 किलोमीटर है। और ये सघन जनसंख्या वाला भाग है। तो होगा ही सही, जब जलवायु अच्छी है, एरिया प्लेन है, मैदान है और साथ में मिट्टी बहुत अधिक उपजाऊ है, तो लोग तो वहीं रहेंगे ना जहाँ उनको सारी फैसिलिटीज मिलेगी। तो यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। पर्वत के अंदर कम रहते हैं, है ना? पर्वत के अंदर तो कैसे रहेंगे? पठार के अंदर कम रहेंगे, समुद्र तट के ऊपर कम लोग रहेंगे, लेकिन सबसे अधिक लोगों का निवास कहाँ होगा? मैदान के अंदर। तो हमारे उत्तरी मैदान के अंदर लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है ना, जलवायु अच्छी है, समतल है, तो यहाँ पर खेती बाड़ी अच्छी होती है, तो लोग यहाँ पर समृद्धता उनकी बढ़ती है। तो जो मैदानी भाग है वहाँ पर लोग भी अधिक होते हैं। तो बच्चों इतना तो अपन ने मैदान के बारे में पढ़ लिया कि समतल ढाल वाले एरिया को मैदान कहते हैं, हिमालय के दक्षिण में है, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से इसका निर्माण होता है। और इसको 3 भागों में बांट दिया है। पश्चिम यानी जो पंजाब वाला जो एरिया होता है वो सिंधु और सहायक नदियों से बना है, बीच में गंगा और उसकी सहायक नदियों से मध्य मैदान बनता है, और उधर असम की तरफ जो ब्रह्मपुत्र नदियों से पूर्वी मैदान का निर्माण होता है। और ये क्या होता है कि हिमालय का नीचे और प्रायद्वीपीय पठार के ऊपर का भाग है, और इसको द्रोणी भी कहते हैं और बहुत उपजाऊ भाग है। साथ में इसका जो एरिया है वो इसका जो 7 लाख यानी क्षेत्रफल कितना है? 7 लाख वर्ग मीटर, और इसका जो लेंथ है वो 2400 किलोमीटर है, और जो ब्रेथ चौड़ाई है वो 320 किलोमीटर है। और यहाँ पर बहुत अधिक लोग रहते हैं, इसलिए ये सघन जनसंख्या वाला एरिया है। अब अपन जब बात, मैंने आपको पहले ही कहा था कि यदि आपको मैदान की बात करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें नदियों की बात करनी होगी। तो अब हम बात करते हैं नदी द्वीप, क्योंकि मैदान कुल मिला के क्या नदी से ही तो बने। अब नदी द्वीप का क्या मतलब होता है कि जब नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से कोई एरिया इतना ऊंचा उठ जाए कि वो एक द्वीप का ही नाम ले ले या द्वीप का ही रूप ले लेता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा लाई गई गाद से माजोली नामक द्वीप का निर्माण हुआ है। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ है? हमारे पूर्व के अंदर है। तो जब ब्रह्मपुत्र नदी पहाड़ से आ रही है, हिमालय पर्वत से आ रही है, और आते आते जब मैदानी जब नीचे वाले भाग में आई तो उसका बहाव कम हो गया और अपने द्वारा लाई गई मिट्टी के द्वारा एक मैदान का निर्माण हुआ। लेकिन वो मैदान का क्या हुआ? एक द्वीप बन गया। वो इतना ऊंचा उठ गया कि चारों तरफ तो ब्रह्मपुत्र नदी का पानी है और बीच के अंदर क्या बन गया बच्चों? ये द्वीप बन गया। तो इस द्वीप को हम कहते हैं माजोली द्वीप। बहुत ही फेमस द्वीप है, इसका नाम है माजोली द्वीप, और ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। और ये जो द्वीप कहाँ पर है बच्चों? असम में, हमारे पूर्वी भाग के अंदर असम के अंदर ये द्वीप है। और इसको क्या कहते हैं? सितंबर 2016 में इसको हमारी सरकार ने जिले का दर्जा दे दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं। इस द्वीप की मिट्टी उपजाऊ है, यहाँ खेती बाड़ी अधिक होती है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। और इतना अधिक जनसंख्या आबादी वाला ये द्वीप था, इसलिए इसको एक जिले का नाम दे दिया। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि नदी द्वीप क्या होता है बच्चों? जब नदियाँ पहाड़ से उतरती है, अपने साथ पानी तो ला ही रही है, पानी के साथ मिट्टी के कण और वो लाती है, और जब मैदानी एरिया में आती है जहाँ पर स्लोप कम है, ढाल कम है, समतल ढाल है, तो वहाँ पर वो क्या होती है? उनका बहाव कम हो जाता है, जिससे वो मिट्टी वगैरह वहाँ एकत्रित होती है। तो इससे तो मैदान बन ही रहा था, लेकिन कहीं कहीं पर क्या होता है? ये मैदान क्या होता है? इस तरह का बनता है कि वो द्वीप का रूप ले लेता है। और ये द्वीप का अच्छा एग्जाम्पल है ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा जो माजोली द्वीप, जो कि आसाम के अंदर है। इस द्वीप का, जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और सघन जनसंख्या वाला ये द्वीप है, और इसको सितंबर 2016 के अंदर जिले का दर्जा भी दे दिया। तो अपन ने मैदान की बात करी, मैदान के अंदर द्वीप। अब जब हम मैदान की और नदियों की बात करते हैं तो हमें आब की बात करनी होगी। आब क्या होता है? आब का मतलब होता है पानी। तो हमारे पंजाब है ना, पाकिस्तान
और पंजाब वाले एरिया के अंदर देखो तो कई सारे हमको द्विआब और पंचआब यानी 2 आब और 5 आब पंचआब देखने को मिलते हैं। 2 आब का मतलब होता है, आब मतलब पानी और 2 आब मतलब 2 नदियों से के बीच का एरिया। तो झेलम और चीनाब और रावी इस तरह के जो आब है वो हमको पंजाब एरिया के अंदर देखने को मिलते हैं। और इसको द्विआब क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 2 नदियों के बीच का एरिया होता है, इसलिए इसको 2 आब भी कहते हैं। इसी प्रकार पंजाब का जो पंजाब नाम भी इसी प्रकार पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर 5 नदियों के से घिरा हुआ ये पंजाब, तो 5 नदियों के बीच का एरिया को कहेंगे 5 आब। और यदि हम पंजाब की बात करें तो कौन सी 5 नदियों से घिरा हुआ है, इसको याद रखना है अपन को बच्चों। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ये 5 नदियों से घिरा हुआ हमारा पंजाब है। 5 आब, आब मतलब नदी पानी और पंच मतलब 5, तो 5 नदियों से घिरा हुआ जो क्षेत्र है वो होता है हमारा पंजाब। और कौन सी 5 नदियां हैं, अच्छे से याद कर लीजिए। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। आया बच्चों समझ में? तो अब यदि आब पे क्वेश्चन आता है तो आप जरा भी कंफ्यूज मत हो जाइए। आब का मतलब होता है पानी, और यदि हम 2 आब कह रहे हैं तो 2 नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र। 5 आब कह रहे हैं तो 5 नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र, और 2 नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र का एग्जाम्पल झेलम और चिनाब नदी के बीच का एरिया और चिनाब और रावी नदी के बीच का एरिया। अब जब हमने अच्छा एक ये भी देख लीजिए कि जो ये पंजाब की जो सारी नदियां हैं वो सिंधु की ही सारी नदियां हैं, सिंधु की और सिंधु की सहायक नदियां ही ये सारी नदियां हैं। तो अब अपन बात करते हैं उत्तरी मैदान। अब अपन अभी मैदान तो पढ़ ही लिया, मैदान के अंदर नदी द्वीप पढ़ लिया और आब पढ़ लिया। अब हम हमारा जो मैदान का जो वर्गीकरण किया है, जैसे हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था कि जो हिमालय पर्वत का वर्गीकरण देखा था ना, महान हिमालय, हिमाचल, शिवालिका, और उधर फिर अपन ने देखा था कि नदी घाटी की सीमाओं के आधार पर भी वर्गीकरण था, जबकि देशांतरीय विस्तार के आधार पर महान हिमालय जिसको हिमाद्री, फिर निम्न हिमालय और इसको हिमाचल, और लास्ट अपने पढ़ा था शिवालिक। तो इसी प्रकार जैसे अपने हिमालय पर्वत का वर्गीकरण देखा, इसी प्रकार हम मैदान का भी वर्गीकरण देखेंगे। तो बच्चों मैदान का जो वर्गीकरण है वो भी 2 आधारों पर किया है, नदियों की सीमा के आधार पर और आकृतिक भिन्नता के आधार पर। अब उत्तरी मैदान का जो नदियों की सीमा के आधार पर इसको 3 भागों में पड़ा है। इसकी थोड़ी सी बात मैंने ऊपर भी कर दी है। कौन सी 3 भाग? पश्चिम, मध्य और उत्तर। पश्चिम के अंदर पंजाब और हमारा राजस्थान और पाकिस्तान एरिया, उधर के जो मैदान है वो जो कि सिंधु नदी से बने उसको पंजाब का मैदान कहते हैं। मध्य में जहाँ पे घग्गर और तीस्ता नदी और भी अन्य नदियों से जो मैदान का निर्माण हुआ है उसको गंगा का मैदान कहते हैं। और उधर पूर्व असम साइड के अंदर जो ब्रह्मपुत्र नदी से जो मैदान बना है उसे ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। और उसका जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है असम में माजोली द्वीप। और अब अपन जो बात करते हैं कि जो हमने पश्चिम की मैदान की बात करी है, तो जो पंजाब का मैदान है वो पश्चिम भाग में, और ये कौन सी नदियों से बना है? सिंधु नदी से बना है, और ये पाकिस्तान के अंदर ये भाग बहुत ज्यादा आता है। अब यदि हम बात तो यहाँ अगर जो आप भारत के नक्शे में देखो तो इधर का जो एरिया आता है वो पश्चिम या पंजाब का मैदान होता है। मध्य या गंगा की बात करते हैं तो गंगा का मैदान यहाँ जो हमारा यहाँ पर आता है, और ये घग्गर से तीस्ता नदी हमारा यहाँ ऊपर घग्गर से लेकर के तीस्ता नदी के से इस मैदान का निर्माण होता है। और इसमें हमारे कौन कौन से राज्य आते हैं? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, दिल्ली और झारखंड। ये सारे जो शहर, ये सारे जो राज्य हैं वो हमारे कहाँ पर आते हैं? गंगा के मैदान में। और गंगा का मैदान है वो बीच का एरिया है। क्यों? क्योंकि ये गंगा और अन्य नदियों से बना है। गंगा और उसकी अन्य नदियां साथ में घग्गर व तीस्ता, तो बहुत सारी नदियों का योगदान है गंगा का मैदान जो मुख्य मैदान है हमारा उसके निर्माण में। और उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, दिल्ली और झारखंड राज्य जो हमारे गंगा के मैदान में आते हैं। अब हम सबसे इधर आ जाते हैं पूर्व के अंदर, तो पूर्व के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी आ जाती है, और इस ब्रह्मपुत्र नदी से पूर्व के मैदान का निर्माण हुआ है। और इसका जो है बेस्ट एग्जाम्पल असम में माजोली द्वीप। यहाँ तक बच्चों को सारा क्लियर है। अब हम बात करते हैं आकृतिक भिन्नता के आधार पर मैदान का वर्गीकरण। तो आकृतिक भिन्नता के आधार पर हमने मैदान को 4 भागों में बांटा है। और बच्चों ये 4 भाग आपको अच्छे से रखना है, क्योंकि आज दिन तक कोई ऐसा पेपर नहीं बना है सामाजिक का जिसके अंदर इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया हो। ये 100% गारंटी है कि आकृतिक भिन्नता के आधार पर 1 नंबर 2 3 कैसा भी क्वेश्चन आता है, कुछ नहीं तो नक्शे के अंदर भी इस तरह की बात आ सकती है। तो आपको ये जो भाग है उसको बहुत अच्छे से
लर्न करना है, रट भी लेना है। तो आकृतिक भिन्नता के आधार पर हमारे जो मैदान है उसको 4 भागों में बांटा है, भावर, तराई, खादर और बांगर। पहले तो आप इसके नाम याद कर लीजिए, भावर, तराई, खादर और बांगर। अब इसके लिए मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है बच्चों, बिल्कुल ध्यान लगाइए। हमारा क्या है, ऊपर ये हिमालय पर्वत है, ये क्या है हमारा हिमालय माउंटेन। तो ये हिमालय पर्वत है, वहां से क्या होता है, नदियां नीचे की तरफ आती है। जब नदियां नीचे की तरफ आती है तो मैंने आपको क्या बताया, अपने साथ मिट्टी, गाद, है ना, अवसाद, ये सब लेकर के आ रही है। तो जब ये लेकर के आती है तो बड़े नीचे जब आती है तो इसके साथ बड़े बड़े पत्थर भी आते हैं, और जब नीचे आती है तो इसका बहाव एकदम कम हो जाता है, और ये नदियां क्या हो जाती है, बड़े बड़े पत्थरों के अंदर, बड़ी बड़ी चट्टानों के अंदर चारों तरफ बिखर जाती है, और ऐसा लगता है कि जैसे नदी विलुप्त हो गई है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। तो जहाँ पर नदी हमको विलुप्त होती हुई प्रतीत होती है, और जहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों के अंदर नदियाँ बिखर जाती है, उसे हम भावर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, भावर। तो भावर आता है तो आपको क्या लिखना है कि जब नदियाँ हिमालय पर्वत से नीचे गिरती है तो गिरने के बाद जब समतल एरिया आ जाता है तो वहां पर ये बड़े बड़े पत्थरों के अंदर प्रवेश कर जाती है, बिखर जाती है, तो विलुप्त सी लगती है, हमें लगता है कि नदी बिल्कुल विलुप्त हो गई है। उस एरिया को हम क्या कहते हैं बच्चों, भावर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इसको भावर कहते हैं। अब भावर के बाद फिर आगे जाती है तो वहां पर बड़े बड़े पत्थर नहीं है, तो पानी वहां पर लगभग स्थिर तो नहीं हो सकता है नदी का, लेकिन इसका फ्लो, बहाव बहुत कम हो जाता है, जिससे वो एरिया बिल्कुल दलदल और नमी हो जाता है, जिसको अपन कहते हैं तराई। तराई का एरिया कैसा होता है, समतल, नम और दलदल वाले एरिया होता है। तो सबसे पहले जब पहाड़ से नदियां आई तो क्या बना, अपना भावर बन गया। क्या बन गया, अपना भावर। और भावर के बाद अपना बच्चों क्या बन गया, तराई बन गया। अब तराई से फिर आगे गया, तराई से पानी फिर आगे गया, तो तराई से आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर खादर और बांगर आते हैं, और बांगर का दूसरा नाम भांगड़ है। तो पहले हम बात करते हैं बच्चों खादर की। खादर क्या होता है कि ऐसा एरिया के अंदर खादर बनता है जहाँ पर प्रतिवर्ष बाढ़ आती हो। तो क्या होता है, प्रतिवर्ष बाढ़ आने से हर बार जो पुरानी मिट्टी के ऊपर नई मिट्टी का जमा हो जाता है। तो जो खादर एरिया होता है उसको अपन कहेंगे कि नया जलोढ़, और जो बांगर को कहेंगे कि पुराना जलोढ़, है ना। दोनों के अंदर क्वेश्चन आता है, खादर और बांगर का दूसरा नाम है भांगड़। तो खादर और भांगड़ में अंतर बताइए, या खादर और बांगर में अंतर बताइए। तो हमें क्या बताना होगा कि खादर है वो क्या है, नया जलोढ़ है, और बांगर है वो क्या, पुराना जलोढ़ है। अर्थात खादर कौन सी एरिया को कहते हैं, जहाँ पर प्रतिवर्ष बाढ़ आती हो। तो क्या होता है कि पुरानी मिट्टी के ऊपर नई मिट्टी जम जाती है। ये दोनों ही जलोढ़, दोनों ही मिट्टी, नदियों के लाए गए मिट्टी से ही बनते हैं, लेकिन यह पुरानी मिट्टी से, यानी 1-2 साल हो गए उस मिट्टी को जमे हुए, तब उसको हम बांगर कहते हैं। और खादर का मतलब होता है जहाँ पर प्रतिवर्ष नई मिट्टी आती हो, जहाँ पर प्रतिवर्ष बाढ़ आती हो, उसको खादर कहते हैं। और क्योंकि प्रतिवर्ष नई मिट्टी आ रही है तो ये क्या है, बहुत उपजाऊ भाग होता है। यहाँ पर एक तो नुकसान ये है कि प्रतिवर्ष बाढ़ आ रही है तो जनधन की बहुत हानि होती है, लेकिन हमको फायदा क्या होता है कि ये जो एरिया होता है खादर का, उसके ऊपर हर वर्ष मिट्टी की नई लेयर आ रही है, जिसकी वजह से ये बहुत अधिक उपजाऊ हो जाता है। तो खादर वाला भाग क्या होता है, प्रतिवर्ष बाढ़ की मिट्टी से बहुत उपजाऊ होता है, और यह खेती बाड़ी बहुत अच्छी होती है। लेकिन यदि हम बात बच्चों बांगर की करते हैं तो ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, अर्थात जहाँ पर 2-3 वर्षों में एक बार बाढ़ आती है तो वो 2-3 वर्षों तक वही मिट्टी रहती है, तो इसको कहते हैं पुराना जलोढ़ या बांगर या भांगड़ कहते हैं। और यहाँ पर क्या है, कभी कभी बाढ़ आती है, और इसकी आकृति क्या होती है, वेदिकाओं जैसी आकृति होती है। तो बच्चों आज के अपन ने वीडियो के अंदर अपन ने पूरा हमारे उत्तरी मैदान के बारे में पढ़ा। लास्ट दोनों वीडियो के अंदर अपन ने पहले तो बेसिक पढ़ा था, फिर हमने हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ा था, और यहाँ पर आज अपन ने पूरा उत्तरी मैदान पढ़ लिया। उत्तरी मैदान के अंदर अपन ने देख लिया कि ये माउंटेन यानी पर्वत के तो साउथ में है, लेकिन प्रायद्वीप के नॉर्थ में। मैदान को 3 भागों में बांटा है, पश्चिम, मध्य और पूर्वी। इसी प्रकार अपने इसकी चौड़ाई लंबाई देख ली, और ये भी बताया कि ये जो मैदान वाला भाग होता है बहुत उपजाऊ भाग होता है, और इसमें खेती बाड़ी भी बहुत अच्छे से होती है। साथ में अपने नदी द्वीप की बात करी, और इसके अंदर अपन ने माजुली द्वीप जो कि आसाम में है, जिसको जिले का दर्जा दे दिया है, उसके बारे में बात करी। फिर मैंने आप बताए, 2 आप, 5 आप, 2 नदियों के बीच का एरिया 2 आप, 5 नदियों के बीच का एरिया 5 आप। और साथ के अंदर अपन ने पढ़ा कि नदियों की सीमा के अकॉर्डिंग और आकृतिक भिन्नता के अकॉर्डिंग उत्तरी मैदान को कैसे भागा, कितने भागों में बांटा है। तो इसकी बात हमने 2-3 बार कर ली। पश्चिम मतलब पंजाब और पाकिस्तान का एरिया, बीच मतलब मध्य गंगा का एरिया,
जहाँ पे यूपी आपका, झारखंड, इसके बाद वेस्ट बंगाल, हरियाणा, इसके बाद दिल्ली, झारखंड, ये सब आता है। और इधर अपन आसाम या पूर्व ना ब्रह्मपुत्र नदी वाली बात हो गई। और फिर अपन ने देख लिया भावर, तराई, खादर और बांगर। सबसे पहले भावर, जहाँ पर नदियाँ विलुप्त होती है, लेकिन तराई के अंदर वापस पुनः प्रकट हो जाती है। और तराई वाला भाग नम और दलदल रहता है। फिर खादर यानी पुराना जलोढ़, बांगर यानी नया जलोढ़। तो बच्चों, इसके साथ ही मैं आज की वीडियो यही कंप्लीट करती हूँ। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर से मिलेंगे और उसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, हमारे प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमें प्रायद्वीपीय पठार, समुद्र तट, द्वीप और भी बहुत सारी पढ़ाई करनी है। तो बच्चों, इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख लीजिए। अभी तक अपना सेकंड चैप्टर की 3 वीडियो हो गई है, ये थर्ड पार्ट था। तो इन तीनों वीडियो को अच्छे से इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बीच में पॉज कीजिए, वीडियो को 1 से 2 3 बार देख लीजिए और इससे आपके नोट्स बना लीजिए। नोट्स जरूर बना लेना, क्योंकि हम नोट्स बनाते हैं तभी हमको अच्छे से याद होता है और समझ में आता है। तो बच्चों, अब हम अगली वीडियो के अंदर फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।